जय माता दी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सकट योग की। सकट योग होता क्या है? देखिए, यदि गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह से यदि चंद्रमा 6, 8 और 12वें भाव में स्थित होता है कुंडली में, तो यह सकट योग का निर्माण करता है। इसका फल क्या बोला गया है? तो महर्षियों ने इसके फल के बारे में कहा है कि यदि कुंडली में सकट योग हो तो जातक के धन का नाश होता है, लेकिन वह पुनः उसे प्राप्त कर लेता है और वह साधारण व्यक्ति ही बना रहता है। दरिद्र होता है, हठी स्वभाव का होता है और संबंधियों के द्वारा घृणित होता है, मतलब संबंधी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ये बोला गया है सकट योग के बारे में। अब इस योग को हम पहले कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि योग कैसे बनता है और फिर इसकी व्याख्या, इसका जो फल बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऐसा बोला गया है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु जहां भी बैठा हो, मान लो गुरु आपका यहां बैठा है, जुपिटर आपका बैठा है 7th हाउस में, तो गुरु से छठवें भाव में, मतलब छठवां भाव ये हुआ, अगर यहां से गुरु से काउंट करेंगे ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है या गुरु से अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, ये अष्टम भाव हो जाएगा। अगर हम काउंट करेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 12वें भाव में, जो पीछे वाला भाव होता है वो 12वां भाव कहलाता है अगर काउंट करेंगे तो अगर गुरु से 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो सकट योग बनता है। इसको आप कहीं भी मान लो गुरु को। अब ये तो हमने एक उदाहरण लिया, अगर हम गुरु को मान लें अष्टम भाव में बैठा हुआ है गुरु, तो यहां से जब हम काउंट करेंगे तो छठवां भाव लगन हो जाएगा, 8वां भाव आपका ये हो जाएगा तीसरा भाव, और 12वां भाव आपका 7वां भाव हो जाएगा। तो अगर चंद्रमा, अगर अष्टम में गुरु है तो चंद्रमा अगर लगन में बैठा है, तीसरे में बैठा है, 12वें में बैठा है, तो सकट योग का निर्माण हो जाएगा। अगर गुरु लगन में ही बैठा है तो लगन से देखेंगे तो छठे भाव में यहां पर चंद्रमा बैठा है, या चंद्रमा यहां बैठा है 8वें में, या यहां 12वें में बैठा है, तो सकट योग का निर्माण हो जाएगा। तो जहां भी गुरु बैठा है वहां से आप काउंट करें, ठीक है? वहां से जब आप काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे 6, 8, 12वें भाव में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो वो सकट योग का निर्माण कर रहा है। अब इसकी व्याख्या क्या बोली थी हमने? ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने धन का नाश करता है। क्यों ऐसा बोला गया है? देखिए, गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली का। क्यों महत्वपूर्ण है? कि अगर आप गुरु को जानेंगे तो उसको जीव कारक कहा गया है। जीव कारक मतलब आपका स्वयं, आप स्वयं गुरु हैं, मतलब आपके बारे में बोला गया है कि आप स्वयं कौन है। मतलब गुरु ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह है, वो आप स्वयं है, क्योंकि उसको जीव कारक कहा गया है। जीव मतलब आप स्वयं। जैसे कुंडली में लगन आप स्वयं होते हैं, लगन क्या होती है? आप स्वयं होते हैं, लग्नेश आप स्वयं होते हैं। वैसे ही ग्रहों में अगर हम कारक माने तो गुरु को जीव कारक कहा गया है और चंद्रमा को धन का, मन का कारक ग्रह कहा गया है, ठीक है? तो जब गुरु से चंद्रमा 12वें भाव में चला जाता है, मतलब आपसे चंद्रमा, आपका मन मतलब बहुत दूर चला गया, 6वें में चला गया, 8वें में चला गया, 12वें में चला गया, तो जो जीव है उससे चंद्रमा मतलब मन कहीं ना कहीं दो स्थान में चला गया, त्रिक भाव में चला गया। 6, 8, 12 त्रिक भाव कहलाते हैं। तो मन कहीं ना कहीं जीव से पीड़ित है, मतलब जीव का जो मन है वो पीड़ित अवस्था में है। अगर हम गुरु को जीव मानते हैं तो मन क्या है? पीड़ित अवस्था में है। 6, 8, 12 मतलब वहां पर मन के पास या तो
छठे भाव का चंद्रमा मतलब बहुत ज्यादा डे टू डे जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, डेली लाइफ में लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है, संघर्ष है। अष्टम में है तो डेली मतलब जीवन में मन के अंदर कोई ना कोई पीड़ा है, दर्द है, दुख है। 12वें में है तो कहीं ना कहीं मन कहीं और भटक रहा है, कहीं और जाकर बैठा हुआ है, और ये फाइनेंस लॉसेस को भी दर्शाता है। चंद्रमा चंद्रमा का गुरु से मेल जब होता है ना, चंद्र गुरु जब एक दूसरे से केंद्र में होते हैं या साथ में होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, जिसे बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन जब गुरु और चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, मतलब गुरु से चंद्रमा की स्थिति जब खराब होती है तो उसको बहुत शुभ नहीं माना गया है। इसलिए ऐसा जातक अपने धन का नाश कर देता है। मतलब 6, 8, 12वें भाव जो होते हैं ना, वो आपकी स्वयं की कमजोरी, गलती, आपकी मिस्टेक, या वो कहते हैं ना आओ बैल मुझे मार, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये सारे मुहावरे हैं ना, ये उसी स्थिति में फलित होते हैं जब कुंडली में ग्रह 6, 8, 12वें भाव का फल देते हैं। ऐसी स्थिति में जातक से ऐसी ही गलतियां होती हैं कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, स्वयं गलती करता है, या उसकी कमजोरियां उस पर हावी हो जाती है, बुरी संगत में पड़ जाता है, बुरे काम करने लगता है। तो ऐसी परिस्थितियां जब होती है तो वो अपने धन का नाश करता ही है। ठीक है, मन उन्हीं चीजों में चला गया ना, तो इसलिए इस दोष को खराब माना गया है गुरु से 6, 8, 12 में चंद्रमा होता है तो। लेकिन कहा है कि भाई क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक स्थिति में नहीं होता। चंद्रमा की जो एनर्जी है ना वो साइन वेव में अप एंड डाउन वाली है, क्योंकि आप हमेशा फुल मून नहीं देखते, हमेशा नो मून भी नहीं होता है, कभी अर्ध मून होता है, फिर वो बढ़ता रहता है चंद्रमा, फिर घटता रहता है, फिर बढ़ता रहता है, फिर घटता रहता है। मतलब चंद्रमा की एक जैसी स्थिति नहीं है। तो धन का नाश भी होता है, लेकिन जातक धन को अर्जित भी कर लेता है। ठीक है, इस योग की व्याख्या में यह भी बताया गया है कि जातक दुष्ट प्रवृत्ति का हो सकता है, संबंधियों से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि चंद्रमा मतलब मन के पास ज्ञान का अभाव है, क्योंकि ज्ञान कारक, बुद्धि कारक गुरु से चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ज्ञान का मतलब वो चंद्रमा मन मतलब उस ज्ञान को सही तरह से उपयोग में नहीं ला पा रहा है, या उसको समझ नहीं पा रहा है, विवेक उसका काम नहीं कर रहा है। मतलब गुरु क्या है? विजडम है, ज्ञान है। चंद्रमा की स्थिति खराब है ज्ञान से, तो मन में वो विजडम नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो चीज नहीं है, तो फिर प्रवृत्ति किस तरह की हो सकती है? ईर्ष्या करने वाली हो सकती है। ठीक है, इसलिए संबंधी लोग ऐसे जातक को पसंद नहीं करते, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। लेकिन क्या वास्तविकता में सकट योग में ऐसा होता है? तो ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर सकट योग में ऐसी स्थिति में जातक के साथ ऐसी स्थिति बन रही हो। ये निर्भर करता है कि कुंडली में चंद्रमा किन भावों का स्वामी है। ठीक है, चंद्रमा किन शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, किन अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, दूसरे ग्रहों का प्रभाव कैसा है, भावगत स्थिति कैसी है, तो वो सारी स्थितियां भी मायने करती हैं। उसके प्रभाव से हम पूरा फलादेश कर सकते हैं। लेकिन जो सकट योग की परिभाषा है वो मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। शेयर करें लोगों के साथ, अवेयर करें लोगों को ज्योतिष के योगों के बारे में, और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स, लाइक, शेयर करते रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।